नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां एवं सरल परिपथ। अब देखिए दोस्तों, ये आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारे कोर्स का यानी कि इंटरमीडिएट के सिलेबस का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ ही यहाँ पे आप जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो आप मुख्य प्रकार से या मुख्यतः केवल अर्धचालक पदार्थों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जैसा कि आज हमारा पहला लेक्चर है तो हमारा लेक्चर हो जाएगा 14.1। ठीक है, अभी देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अभी तक आपने धातुओं के बारे में पढ़ा या अचालक पदार्थों के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम लोग परावैद्युत बोलकर संधारित्र वगैरह में और बाकी जगहों पर भी हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, आइसोलेशन के लिए। अभी यहां समझिएगा, यहां पे अर्धचालक पदार्थ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो चालक की तुलना में कम, जिनकी चालकता चालक की तुलना में कम होती है और अचालकों की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे भी पदार्थ हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं और इन पदार्थों को हम लोग अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। इनका अपना अलग महत्व है। ठीक है, क्योंकि जहां पे अर्धचालक पदार्थों का यूज होना है वहां पे आप चालक पदार्थ का यूज नहीं कर सकते और ना ही आप अचालक पदार्थ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अर्धचालक पदार्थ को ना केवल समझना जरूरी है, बल्कि अर्धचालक पदार्थों से बनी हुई सारी डिवाइसेस जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह वगैरह जो भी हमारे कोर्स में होगा हम लोग वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। देखिए मटेरियल का क्लासिफिकेशन यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है, यहां जान लीजिए। पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ। देखिए चालक पदार्थ के बारे में आपने सुना है, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि धातुओं के बारे में पढ़ा है कि धातुओं का प्रतिरोध कम होता है, उनकी चालकता ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि चालक पदार्थों में पहले से ही ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जैसे ही आप कोई विभव लगाते हैं तो वो गति करना शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जितनी धातुएं होती हैं सभी चालक पदार्थ होती हैं। ठीक है, अच्छा, चालक पदार्थों की अगर हम बात करें तो चालक पदार्थों की चालकता क्या है, ठीक है, और उनकी विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, इसी के आधार पे हम पदार्थों को बांट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी चीज का वर्गीकरण करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। डिपेंड इस बात पे सारी चीज करती है कि आप किस आधार पे उसको बांट रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो मैं अभी डिवीजन पढ़ा रहा हूं ये क्या है, ये किस आधार पे है, ये पदार्थों की चालकता, विद्युत चालकता और उनके विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता रो के वैल्यू के आधार पे यहां पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, जिसके लिए चालकता सबसे ज्यादा होगी वो चालक पदार्थ होंगे, जिनके लिए चालकता सबसे कम होगी वो अचालक पदार्थ होंगे, और जिनके लिए चालकता चालक की तुलना में कम, अचालकों की तुलना में ज्यादा होती है वो अर्धचालक होंगे। नाम से लग रहा है अर्धचालक मतलब आधा आधा चालक के जैसा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए रो की वैल्यू जो होती है वो 10⁻² से 10⁻8, ठीक है, ओम इंटू मीटर की कैटेगरी की होती है, और इसकी विद्युत चालकता जो होती है वो 10⁻² से 10⁻8 के रेंज की होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब अगर आप पूछेंगे कि कोई आपसे पूछेगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे चालक, अर्धचालक और कुचालक या अचालक। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा कि चालक पदार्थों को परिभाषित कीजिए, तो आप बोलेंगे वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻² से 10⁻8 ओम इंटू मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, एवं जिनकी विद्युत चालकता 10⁻² से 10⁻8 मीटर इनवर्स ओम इनवर्स की कोटि की होती है, क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके चालक पदार्थ। चालक पदार्थों का एग्जांपल लेना है तो जितने भी धातुएं हैं कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और आयरन, जिंक वगैरह जितने भी धातुएं हैं सारी धातुएं क्या कहलाएगी, वो सारी धातुएं चालक होती हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं अचालक की। अचालक पदार्थों की अगर हम बात करें तो अचालक पदार्थों के लिए, देखिए दोस्तों, अचालक पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो अचालक पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध रो का जो मान होता है वो 10⁻11 से 10⁻19 ओम इंटू मीटर की कोटि का होता है, और विशिष्ट चालकता
सिग्मा 10 की घात -11 से 10 की घात -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि की होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई अचालक पदार्थों की। ठीक है, अच्छा, तो अचालक पदार्थ की बात हम लोग कर चुके हैं और इसके एग्जांपल देख लीजिए। आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था, जहां पे परावैद्युत पदार्थों का नाम लिया गया था, यह भी बताया था कि अचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थों के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कागज, लकड़ी, मोम वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, और अब हम लोग बात करते हैं अर्धचालक पदार्थ की। अर्धचालक नाम से लग रहा है कि ये आधा आधा चालक की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें चालकों के गुण भी होंगे। और चालकों के गुण क्या होते हैं? चालकों के गुण होते हैं कि उनकी जो चालकता होती, उनमें बहुत ज्यादा चालकता पाई जाती है। ठीक है, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सुगमता से होता है, यानी कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि उन पदार्थों की, चालक पदार्थों की विद्युत चालकता ज्यादा होती है और प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, इसके लिए रो का मान कितना होता है? सिग्मा का मान कितना होता है? सिग्मा का मान होता है 10 की घात 5 से 10 की घात -6। ठीक है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, तो बोलेंगे वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10 की घात -5 से 10 की घात +6 ओम इंटू मीटर एवं जिनकी विद्युत चालकता 10 की घात 5 से 10 की घात -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि की होती है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तात्विक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक। सॉरी, 2 प्रकार के होते हैं, तात्विक और यौगिक। तात्विक अर्धचालक नाम से लग रहा है, तात्विक अर्धचालक वे अर्धचालक पदार्थ होंगे जो तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यौगिक नहीं, तत्व के रूप में पाए जाते हैं। आप लोग तत्व और यौगिक में अंतर समझते होंगे। ठीक है, तो तात्विक अर्धचालक के एग्जांपल जैसे हो गए आपके सिलिकॉन ले लीजिए, जर्मेनियम ले लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब यौगिक अर्धचालक की बात करते हैं तो आपको पता है 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो यौगिक अर्धचालक में भी डिवीजन है, कार्बनिक यौगिक अर्धचालक, अकार्बनिक यौगिक अर्धचालक और कार्बनिक बहुलक अर्धचालक। कार्बनिक बहुलक अर्धचालक का बेस्ट एग्जांपल है बेकेलाइट। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकार्बनिक अर्धचालक के भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम आर्सेनाइड, गैलियम और गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक में थ्रायोसिन और कार्बनिक यौगिक में एंथ्रासीन हो सकता है और थैलेसियामीन हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बस अंतर इतना समझिएगा, तत्व मतलब कि वो अर्धचालक पदार्थ तत्वों के रूप में होगा, यौगिक अर्धचालक मतलब वो अर्धचालक पदार्थ यौगिक के रूप में होगा, कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक बहुलक। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके दोस्तों, देखिए आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भी हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण ही करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग किस आधार पर कर रहे हैं, ये चीज मायने रखती है। पहले वाले पार्ट में हमने पदार्थ को 3 प्रकार का बताया, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, फिर अर्धचालक में फर्दर डिवीजन हो गए, तात्विक अर्धचालक और फिर यौगिक अर्धचालक। यौगिक अर्धचालक में फिर 3 डिवीजन हो गए, कार्बनिक अर्धचालक, अकार्बनिक अर्धचालक और कार्बनिक बहुलक अर्धचालक। ठीक है, खैर वो बात की बात है। उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने विद्युत चालकता और विद्युत प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया था। लेकिन यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे आप ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर जब आप पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे तो आपको ऊर्जा बैंड के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, समझना होगा कि ऊर्जा बैंड क्या होता है और कैसे कैसे कंडक्शन होता है, कैसे कैसे चालन होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ आपको बेसिक चीजों के बारे में बताएंगे कि यहाँ जो मैंने शब्द यूज किया है ऊर्जा बैंड, ये ऊर्जा बैंड क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए सोचिए, अगर हम बात करते हैं किसी एक परमाणु की, ठीक है, तो किसी एक परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में एक नाभिक होता है, नाभिक धनावेशित होता है, उस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं में, ठीक है, देखिए, तो अगर हम बात करते हैं किसी परमाणु की, तो परमाणु के सेंटर में क्या होता है? एक धनावेशित नाभिक होता है। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक आइसोलेटेड परमाणु यानी एटम की बात करते हैं, किसी एक विलग परमाणु की बात करते हैं, तो किसी एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्रण करते रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि उसकी जो कुल ऊर्जा होती है, ठीक है,
है ना, किसी एक विलक परमाणु की बात करते हैं, किसी एक सिंगल एटम की बात करते हैं, तो वाह्यतम कोश में या भीतर के कोश में किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी अणु की, तो आपको पता है अणु कैसे बनता है, अणु तब बनता है जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हो, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो आप वहां पे अणु बनेगा। और जब भी कोई कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के निकट आता है तो आपको पता है कि वाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे, वो एक दूसरे के समीप आने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसी परमाणु के बगल में मैं एक दूसरा परमाणु बना देता हूं, ठीक है, और उसकी वाह्यतम कोश की कक्षाएं हम यहां पे सेटअप कर देते हैं, तो समझिएगा अभी क्या हो गया, पहले एक सिंगल एटम था, जब एक एटम सिंगल एटम था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, अभी यहां पे दो एटम आ गए, ठीक है। जब यहां पे दो एटम आ जाएंगे, दो परमाणु आ जाएंगे, तो देखिए वाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है अब वो पड़ोस वाले परमाणु के वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन का मतलब होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, जिस कारण इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होगी, ठीक है, इन वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की पहले जो एक फिक्स वैल्यू थी ऊर्जा की, अब वो वैल्यू फिक्स ना होके उनके पास ऊर्जा का एक परास आ जाएगा, ठीक है, एक रेंज आ जाएगी। जब एटम अकेला था, परमाणु अकेला था, तो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा का एक निश्चित मान हुआ करता था, ठीक है। आपने परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि वाह्यतम कोश में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान कितना होता है, ठीक है, किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान होता है -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z/n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है एनर्जी, ठीक। तो वही चीज है, किसी परमाणु सिंगल परमाणु की बात करें तो किसी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान एक निश्चित मान होता है। लेकिन अगर किसी अणु की बात करते हैं या जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ोस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ इंट्रैक्शन फील करते हैं, यानी कि रिपल्शन और अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, जिस कारण उनके पास ऊर्जा का एक निश्चित मान ना होकर ऊर्जा का एक परास होता है। इसी ऊर्जा परास को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी बैंड बोलते हैं। आप समझिएगा, वो एनर्जी बैंड, ऊर्जा का वो परास जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निहित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजकता बैंड, ये लिखा है, ठीक है। संयोजकता बैंड को आप इंग्लिश में वैलेंस बैंड बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, जबकि वो ऊर्जा बैंड जिसमें वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, मैंने भी क्या बोला, संयोजकता बैंड वो बैंड होते हैं, वो ऊर्जा बैंड होते हैं जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पाई जाती है। जबकि चालन बैंड वे ऊर्जा बैंड होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पाई जाती है। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी भी वायु स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आएगा, परमाणु के बाहर निकल आएगा, तो उसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो जिस ऊर्जा बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है या पाई जाती है उसे हम लोग चालन बैंड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया चालन बैंड। अब समझिएगा, चालन बैंड के सबसे निचले स्तर के संगत ऊर्जा के मान को चालन ऊर्जा कहते हैं। चालन बैंड के सबसे निचले स्तर के संगत ऊर्जा के मान को चालन ऊर्जा कहते हैं, जबकि संयोजकता बैंड के सबसे ऊपरी स्तर के संगत ऊर्जा के मान को संयोजी ऊर्जा कहते हैं या संयोजकता ऊर्जा कहते हैं, यानी कि वैलेंस एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को हम लोग ई से लिखते हैं दोस्तों, इसलिए यहां पे वैलेंस एनर्जी को ईवी लिखा है, और चालन ऊर्जा को इंग्लिश में कंडक्शन एनर्जी कहते हैं, इसलिए एनर्जी के लिए ई और नीचे छोटा सी लिखा है, सी मतलब कंडक्शन एनर्जी, कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, चालन बैंड का सबसे निचला स्तर कहां है, यहां पे चालन बैंड ये इतना है पूरा, ये ऊपर से लेके ईसी तक, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक क्या है, ये पूरा चालन बैंड है, और नीचे से लेकर यहां ईसी तक ये पूरा आपका संयोजकता बैंड है। आप देख रहे होंगे यहां पे मैंने आपको जो पहला डायग्राम बनाया है, ये किसके लिए है, ये ऊर्जा स्तर है, ये बैंड ऊर्जा स्तर है, किसके लिए, चालक पदार्थों के लिए, ठीक है। देखिए, चालन बैंड के सबसे निचले स्तर के संगत ऊर्जा को चालन ऊर्जा कहते हैं, और संयोजकता बैंड के सबसे ऊपरी स्तर के संगत ऊर्जा के मान को संयोजकता ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, वैलेंस एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, संयोजकता ऊर्जा और चालन ऊर्जा, या यूं कह लीजिए संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, यानी कि
एनर्जी बैंड गैप मतलब ऊर्जा बैंड के बीच का अंतर, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप, ठीक, या ऊर्जा बैंड अंतराल, हिंदी में से ऊर्जा बैंड अंतराल बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम लोग वन बाय वन सारे पदार्थ को कंसीडर करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं चालक पदार्थों की, ठीक है। चालक पदार्थ मतलब कंडक्टर्स। जब आप कंडक्टर की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थों में क्या होता है, चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि चालक पदार्थों में पहले से ही यानी कि ऑलरेडी बहुत ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब करना केवल इतना होता है कि चालक पदार्थों के सिरों पर आपको विभव लगाना है। जैसे ही आप कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल अपने आप मूव करने लगते हैं, और जैसे ही चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा वैसे ही करंट डेवलप हो जाएगी। तो बस बात खत्म। अभी यहां समझिएगा, यहां भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने बोला था कि ये पूरा इतना हिस्सा क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये पूरा इतना हिस्सा वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करेंगे तो जितने हिस्से में ओवरलैपिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन, यानी कि अतिव्यापन क्षेत्र, ठीक है। और आपको मैंने अभी बोला कि एनर्जी बैंड यानी कि चालन बैंड, कंडक्शन बैंड या फिर वैलेंस बैंड, इन दोनों बैंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग ऊर्जा बैंड अंतराल बोलते हैं, यानी कि हम लोग उसे एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। अभी यहां पे समझिएगा, मैंने कहा कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग ऊर्जा बैंड अंतराल बोलते हैं। लेकिन अब यहां तो मामला उल्टा हो गया। मामला उल्टा कहने का मतलब है कि यहां तो चालन बैंड संयोजकता बैंड में प्रवेश कर गया और संयोजकता बैंड जो है वो चालन बैंड में प्रवेश कर गया। दोनों बैंड एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई, और मैंने बताया कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस नाम की चीज बची ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम चालक पदार्थों के लिए बात करें तो चालक पदार्थों के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है, ठीक, एनर्जी बैंड गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। एनर्जी बैंड गैप वो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है जो किसी संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ती है ताकि वो प्रमोट हो जाए किसमें, चालन बैंड में चला जाए, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप यानी कि ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप या ऊर्जा बैंड गैप जो होता है वो, उसका मतलब क्या होता है, ऊर्जा बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप का मतलब होता है संयोजकता बैंड के सबसे ऊपरी स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त कर वह चालन बैंड में प्रवेश कर जाता है, क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड गैप कहलाता है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग सबके पास है कि संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपरी स्तर पर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन भीतर के किसी स्तर में होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो वही चीज है, संयोजकता बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त कर वह चालन बैंड में प्रवेश कर जाता है, क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड अंतराल कहलाता है। तो यहां पे ऐसा कुछ है नहीं, दोनों क्षेत्र एक दूसरे में ओवरलैप कर चुके हैं, इसलिए चालक पदार्थों के लिए क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप 0 होता है, ठीक है। और यही कारण है कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बड़ी सुगमता से यानी बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अचालक पदार्थों की यानी कि कुचालक पदार्थों की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अचालक पदार्थ कहें, कुचालक पदार्थ कहें, परावैद्युत पदार्थ कहें, या इंग्लिश में से इंसुलेटर कहें, डाइलेक्ट्रिक कहें या नॉन कंडक्टर कहें, सब एक ही चीज है, ठीक है। अभी देखिए यहां पे क्या होगा, हम लोग बात करने वाले हैं अचालक पदार्थों की। और दोस्तों हम जानते हैं कि अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह बहुत मुश्किल से होता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह कराने के लिए बहुत ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा विभव हम कैसे लगाएंगे,
ठीक है, जितना भी आप विभव लगा लीजिए, बहुत ज्यादा विभव लगाने पर भी बहुत थोड़ी सी करंट मिलती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचालक पदार्थों में धारा प्रवाहित नहीं होती, मैं ये कह रहा हूं कि अचालक पदार्थों में प्रवाहित होने वाली धारा या मिलने वाली धारा बहुत कम होती है, उसे आप नगण्य मान सकते हैं। इसीलिए कई किताबों में आप ऐसा लिखा पाएंगे कि अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, मोम, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, टेफ्लॉन वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब समझिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है, आपको पता है कि अचालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है, जब उस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करे। देखिए एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, अगर वो पदार्थ सॉलिड है, ठीक है, अगर वो पदार्थ ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने का अधिकतर जो जिम्मा होता है, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, क्योंकि धनावेशित परमाणु इतना भारी होता है कि कभी भी वो गति नहीं कर सकता। ये मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 3 में बता चुका हूं। ठीक है, तो इतनी बात तो तय हो गई कि अगर किसी ठोस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सोचिए कैसे हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में बंधे हुए हैं, क्या वो गति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन केवल वही इलेक्ट्रॉन गति करेंगे जो अपनी कक्षा से निकल चुके होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निकल चुके हैं उन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बात खत्म। ठीक है, यहां पे वही चीज है, मेरे कहने का वही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, मैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, चालन बैंड में। ठीक है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो कहां पाए जाते हैं, नीचे। आप जानते हैं, इतना समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में होगा, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में होगा, वो अपनी कक्षा से बंधा होगा, उसकी एनर्जी निगेटिव होगी, और इसलिए निगेटिव एनर्जी मतलब कम एनर्जी है, और वो संयोजकता बैंड में पाए जाएंगे। जबकि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए हैं उनकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, और वो आपको ऊपर वाले बैंड में पाए जाएंगे। देखने से भी लग रहा है कि यहां से देखिए, नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होंगे, यानी ऊपर वाले बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले बैंड में यानी कि संयोजकता बैंड में पाए जा रहे हैं उनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां पे एक चीज समझने वाली है। देखिए, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा बैंड अंतराल होता है वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। डिपेंड करता है भाई कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अचालक पदार्थों में भी टाइप होते हैं ना, कि कुछ अचालक पदार्थ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा विभव लगाने पे बहुत थोड़ी सी करंट मिलेगी, और कुछ अचालक पदार्थ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा वोल्टेज लगाइए और थोड़ी सी करंट आपको ज्यादा ही मिलेगी। तो अलग अलग केस हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के अर्धचालक पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड वाले टॉपिक की, थर्ड वाले पॉइंट की, यानी कि अर्धचालक पदार्थों की। ठीक है, ठीक दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, अर्धचालक पदार्थों के लिए आप जान ही रहे हैं, अर्धचालक पदार्थों में केस जो होगा वो चालक और अचालक के बीच का होगा। मतलब चालकों में जितनी धारा मिलती है अचालकों में उससे कम मिलेगी, लेकिन अर्धचालकों में उससे कम मिलेगी, लेकिन अचालकों की तुलना में तो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पे कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, संयोजकता बैंड नीचे बन रहा है, चालन बैंड ऊपर बन रहा है, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, चालक पदार्थों की अगर हम बात करते थे तो चालक पदार्थों में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर गए थे, इसीलिए एनर्जी बैंड गैप जो है वो 0 के ऑर्डर का हो गया था। लेकिन यहां पे अचालक पदार्थों के लिए और अर्धचालक पदार्थों के लिए कभी भी दोनों बैंड कोइंसाइड नहीं करते हैं, दोनों बैंड ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैपिंग तो भूल जाइए, कोइंसाइड भी नहीं करते, टच भी नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, हमेशा अर्धचालक पदार्थ या अचालक पदार्थों के लिए हमेशा एनर्जी बैंड गैप के बीच में ये डिफरेंस रहेगा, इसी को हम लोग बैंड गैप बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, अभी यहां जो मेरे कहने की बात है वो ये है, अर्धचालक पदार्थ के लिए, ठीक है, ऊर्जा बैंड 2 है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड। आपको पता है बिल्कुल वही चीज है कि संयोजकता बैंड में वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आएगी जो अपनी कक्षा में है, यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और चालन बैंड में
उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है, अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे भी कि अर्धचालक पदार्थों की अगर हम बात करें तो अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तार में से, उतनी ही ज्यादा विद्युत धारा तार में प्रवाहित होगी। सिंपल है ना, बिल्कुल वही चीज है। अब जब पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम हो गई है, ठीक है, जब पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम हो गई है तो उस पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा भी तो कम हो जाएगी। बिल्कुल यही टॉपिक है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पे हमको वही चीज समझनी है। तो अचालक पदार्थों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम होती है, ना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना ज्यादा धारा आपको मिलेगी उसमें। ठीक है, तो यहां पे जो लेकिन इतना तो है कि अगर हम अचालकों की तुलना में अचालक पदार्थों के साथ कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि अचालक पदार्थों की तुलना में तो अर्धचालकों में थोड़े बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही जाते हैं, उसमें तो काफी कम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अर्धचालक पदार्थों के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का बैंड यानी संयोजकता बैंड और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का बैंड यानी कि चालन बैंड, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा बैंड अंतराल कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाया गया है कि अर्धचालक पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड गैप कितना होता है, अर्धचालक पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, तो इसी के साथ यहां पे ये टॉपिक वाइंड अप होता है, खत्म होता है, क्लोज होता है। ठीक है, इसमें हम लोग ने आज के टॉपिक में पदार्थों का वर्गीकरण जाना। पहले तो हमने विद्युत चालकता और विद्युत प्रतिरोधकता के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण किया है। फिर हमने सेकंड वाला जो टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा है वो ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट में आपसे किसी एक पदार्थ के लिए पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि चालक पदार्थों के लिए ऊर्जा बैंड को समझाइए। ठीक है, ऊर्जा बैंड के कॉन्सेप्ट को, ऊर्जा बैंड परिकल्पना को समझाइए और ये बताइए कि चालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सुगमता से क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे दोनों बैंड, चालन बैंड और संयोजकता बैंड, दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तो संयोजकता बैंड से निकलकर चालन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, जबकि यहां क्या होता है, अचालक पदार्थों में और अर्धचालक पदार्थों में संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी। वो इलेक्ट्रॉन आपके द्वारा दी गई ऊर्जा को अवशोषित करेगा, फिर वो निकल के चालन बैंड में जाएगा। ठीक है, तो अचालक पदार्थों में और अर्धचालकों में बाहर से ऊर्जा देने पर ही संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में जाते हैं। लेकिन चालक पदार्थों में दोनों बैंड, चालन बैंड और संयोजकता बैंड, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो संयोजकता बैंड से निकलकर चालन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।